गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। हम सभी जानते हैं कि डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यह अधिकतर जीवों का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ प्लांट वायरसेस हैं। हम सभी जानते हैं कि डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवों का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, परंतु यह डीएनए जीवों का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने वाले जो प्रयोग रहे, इन प्रयोगों का आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करने वाले एक्सपेरिमेंट्स थे, उनमें से सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट द्वारा किया गया। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग चूहों पे करे थे, माउस पे, और उन्होंने पाया कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी यह जो बैक्टीरिया है, यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं। यह न्यूमोकोकस बैक्टीरिया चूहों में इन्फेक्शन करके निमोनिया नामक रोग उत्पन्न करता है और इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनी यह बैक्टीरिया है जो कि माउस में या चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन इन्हें स्मूथ स्ट्रेन भी कहते हैं। स्मूथ इसलिए क्योंकि इनकी जो बाहरी सतह होती है उस पर एक कैप्सिड या कवर टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनको चिकना बना देता है और इस कारण से ये स्मूथ स्ट्रेन्स कहलाते हैं। दूसरे आर स्ट्रेन्स, जिन्हें रफ स्ट्रेन कहते हैं, इन रफ स्ट्रेन्स के चारों ओर कवर या कैप्सिड नहीं पाया जाता, इस कारण से ये चिकने नहीं होते और रफ स्ट्रेन्स के नाम से जाने जाते हैं। स्मूथ स्ट्रेन्स और रफ स्ट्रेन्स 2 स्ट्रेन्स हैं जो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन दोनों स्ट्रेन्स में विभेदन इस आधार पर भी है कि जब एस स्ट्रेन्स चूहों में इन्फेक्शन करते हैं तो इनके इन्फेक्शन के कारण चूहों में निमोनिया रोग होकर के उनकी डेथ हो जाती है। एस स्ट्रेन के द्वारा इन्फेक्शन किए जाने पर चूहों में निमोनिया रोग होता है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। इस कारण से यह स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन भी कहलाया है। एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन यह वायरुलेंट स्ट्रेन है जिससे चूहों की डेथ हो जाएगी। दूसरा स्ट्रेन जो आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन है, ये जब इन्फेक्शन करता है तो इससे डेथ नहीं होती है। इस कारण से यह आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन भी कहलाता है। तो 2 स्ट्रेन हो गए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो स्मूथ स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है, चूहों की डेथ करेगा। दूसरा आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन, यह नॉन वायरुलेंट है, इससे चूहों की डेथ नहीं होगी। अब ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों में क्या पाया कि जब माइस पर एस स्ट्रेन का इन्फेक्शन करते हैं तो एस स्ट्रेन से तो डेथ हो रही है, जो कि एक नॉर्मल बात है। आर स्ट्रेन से इन्फेक्शन कर रहे हैं तो डेथ नहीं होती और चूहा जीवित रहता है या अलाइव रहेगा। अब उसने क्या करा, इन एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को लेकर के बॉयल कर दिया, हीट किल करा। बॉयल करने से या हीट किल करने से इन बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है। और अब यदि
अब उसने क्या करा, इन एग स्ट्रेन्स को लेकर के इन्हें बॉईल कर लिया। बॉईल करने से इनकी डेथ हो जाती है। और अब यदि इसे माउस को इन्फेक्शन कराया जाए तो ऐसी स्थिति में माउस में इन्फेक्शन नहीं होता। यदि एग स्ट्रेन को हीट किल कर दिया जाए, हीट किल्ड एग स्ट्रेन लिए जाए और फिर उनसे इन्फेक्शन कराया जाए तो चूहा जीवित रहता है, अर्थात यह एग स्ट्रेन अब इन्फेक्शन करके डेथ करने के लिए सक्षम नहीं बचे। नेक्स्ट प्रयोग में उन्होंने क्या करा, इन हीट किल्ड एग स्ट्रेन को, जो कि माउस की डेथ नहीं कर पा रहे थे, और आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके फिर माउस में इन्फेक्शन कराया। क्या क्या लिया, जो हीट किल्ड एग थे उनको लिया प्लस आर स्ट्रेन वाले डिप्लोकोकस को लिया। तो दोनों ही ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन करने में और डेथ करने में सक्षम नहीं है। पर ग्रिफिथ ने क्या पाया कि जब हम इन दोनों को मिक्स करके इन्फेक्शन कराते हैं तो चूहों में निमोनिया रोग होता है और अल्टीमेटली चूहों की डेथ हो जाती है। अब यह प्रयोग एक बहुत विचित्र रिजल्ट लेकर के आया, क्योंकि आर भी इन्फेक्शन करने में सक्षम नहीं था और हीट किल्ड एग स्ट्रेन भी इन्फेक्शन करके डेथ करने में सक्षम नहीं था, परंतु जो दोनों का मिक्सचर था वो चूहों को किल करने में सक्षम था। इससे ग्रिफिथ ने एक अंदाज लगाया कि शायद इन हीट किल्ड जो एग स्ट्रेन है इनमें से कोई मटेरियल या कोई किलिंग प्रिंसिपल निकल करके इन आर स्ट्रेन में पहुंचा है। एग स्ट्रेन में जो इन्फेक्शन करने वाला मेन प्रवृत्ति है उससे संबंधित जो पार्ट है वो यहाँ आर स्ट्रेन्स को प्राप्त हुआ है, और वो इन्फेक्शन करने वाला प्रिंसिपल या जो इन्फेक्शन करने वाला पदार्थ एस में था वो हीट करने पर भी नष्ट नहीं हुआ, और वह पदार्थ अल्टीमेटली आर में जाकर के आर को इन्फेक्शन क्षम बना देता है, जिसके कारण आर को वायरुलेंट बना देता है, जिसके कारण अब आर के इन्फेक्शन से चूहों की डेथ हो जाती है। ग्रिफिथ ने क्या अनुमान लगाया कि एस से कोई पदार्थ है जो कि इन्फेक्शन करके डेथ करने में सक्षम है, वह पदार्थ आर में प्रवेश करता है और यह अब आर को वायरुलेंट में चेंज करके उसको डेथ करने के लिए सक्षम कर देता है। अब यह पदार्थ क्या है यह ग्रिफिथ को नहीं पता पड़ा, लेकिन यह अंदाज रहा कि यह पदार्थ हीट करने पर भी किल नहीं हुआ और एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण कर रहा है, क्योंकि इस पदार्थ ने आर के फॉर्म को चेंज कर दिया, आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अतः इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा गया इस पदार्थ को। और यह जो प्रक्रिया रही इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। इस प्रकार ग्रिफिथ ने पहला ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया, जिसमें उसने के अनुसार जेनेटिक मटेरियल जो भी है वह हीट किल नहीं किया जा सकता और एक जीव से यह दूसरे जीव में भी पहुंच जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट थे एवेरी मैक्लियॉड और मैककार्टी। एवरी, मैक्लियॉड और मैककार्टी ये तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ग्रिफिथ के इस ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है इस पदार्थ को पता लगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में माना जा रहा था कि स्मूथ स्ट्रेन के चारों ओर जो कैप्सिड है ये कैप्सिड ही इनको इन्फेक्शन करने की क्षमता और डेथ करने की क्षमता या वायरुलेंसी प्रदान कर रही है। आर स्ट्रेन के चारों ओर कैप्सिड एब्सेंट थी, इसी कारण आर स्ट्रेन जो थे वो रफ थे और यह कैप्सिड एब्सेंट थी। तो माना गया यह कैप्सिड ऐसी चीज है जिसके कारण एस स्ट्रेन वायरुलेंट है
और R स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं है। यह कैप्सिड प्रोटीन की बनी हुई थी, तो संभावना थी कि प्रोटीन ऐसा पदार्थ हो जो कि जेनेटिक मटेरियल हो या वो ट्रांसफर कर रहा हो R स्ट्रेन को वायरुलेंट फॉर्म में। तो एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या करा कि बैक्टीरिया को एंजाइम से रिएक्ट करवाया, एंजाइम के साथ बैक्टीरिया को रखा, जिससे कि यदि एंजाइम बैक्टीरिया पर क्रिया करेगा और निश्चित एंजाइम जिस बैक्टीरिया पर क्रिया करके निश्चित पदार्थ को डाइजेस्ट कर देगा, तो उस पदार्थ की एब्सेंस में बैक्टीरिया का व्यवहार कैसा होगा। उन्होंने 2 एंजाइम्स यूज करे, एक तो प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीएजेज और दूसरा न्यूक्लियस एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या है? जो प्रोटीन्स का विघटन कर सकते हैं, और न्यूक्लियस एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का विघटन कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के एंजाइम्स लिए, प्रोटीएज और न्यूक्लियस एंजाइम। प्रथम उन्होंने प्रोटीएज को लेकर के और उन पर बैक्टीरिया पर उनकी क्रिया कराई, बैक्टीरिया पर प्रोटीएज की क्रिया करवाई, और फिर इस क्रिया के बाद बैक्टीरिया से चूहों को इन्फेक्शन कराया। इसके बाद जब इन्फेक्शन कराया तो उन्होंने क्या पाया कि यदि प्रोटीएज से क्रिया करके बैक्टीरिया से यदि इन्फेक्शन कराते हैं तो भी चूहों की डेथ हो जाती है। जो वायरुलेंट, यहाँ प्रयोग में वो वायरुलेंट एस स्ट्रेन को लेकर के चले थे, तो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को यहाँ पर लिया, उन पर प्रोटीएज की क्रिया कराई और फिर चूहों में इन्फेक्शन कराया, तो पाया कि चूहों की डेथ हो जाती है। दूसरा प्रयोग उन्होंने क्या करा, न्यूक्लियस एंजाइम लिए। इन न्यूक्लियस एंजाइम की अगेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्रिया करवाई। अब इन बैक्टीरिया से वापस से चूहों पर इन्फेक्शन कराया, तो उन्होंने पाया कि चूहों की डेथ नहीं होती या चूहे जिंदा रहते हैं। इसका अर्थ यह रहा कि इससे निष्कर्ष क्या रहा कि प्रोटीएज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स का विघटन करते हैं। यह कैप्सिड जो कि बैक्टीरिया के बाहर की तरफ पाई जा रही थी, यह कैप्सिड प्रोटीन की बनी है। यदि यह कैप्सिड ऐसा पदार्थ है जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया था या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, तो प्रोटीएज का जब रिएक्शन करा दिया जाए तो ये कैप्सिड नष्ट हो जाएगी और ऐसी स्थिति में एस स्ट्रेन का इन्फेक्शन करके डेथ करने की क्षमता भी समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनकी क्षमता यह समाप्त नहीं हुई थी, अर्थात प्रोटीन वाले जो पार्ट हैं या प्रोटीन है वह इन्फेक्शन करके डेथ करने की क्षमता नहीं रखता है, इस कारण से वह ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी नहीं होगा। दूसरा, न्यूक्लियस एंजाइम से जब क्रिया कराई बैक्टीरिया पे, तो यह बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करने की जो इन्फेक्शन करके या डेथ करने वाली जो क्षमता थी, वायरुलेंसी थी, वह समाप्त हो गई और चूहे जीवित रहे। अर्थात न्यूक्लियस ऐसे पदार्थ थे, अर्थात न्यूक्लिक एसिड ऐसे पदार्थ थे न्यूक्लिक एसिड पर ही न्यूक्लियस एंजाइम काम करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड ऐसे पदार्थ रहे जो कि इन्फेक्शन करने के लिए और डेथ करने के लिए या वायरुलेंसी के लिए उत्तरदायी थे, और इस कारण से न्यूक्लिक एसिड उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन्स ना होकर के न्यूक्लिक एसिड है, अर्थात न्यूक्लिक एसिड जीवों के मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ हैं। तो एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने सिद्ध करा अपने प्रयोगों के द्वारा कि डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स जीवों में मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं। इसके बाद 2 अन्य साइंटिस्ट हर्शे एंड चेसे ने सिद्ध किया कि न्यूक्लिक एसिड न सिर्फ यूकैरियोट्स में बल्कि प्रोकैरियोट्स का भी
मुख्य आनुवांशिकी पदार्थ हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिथ ने, मैक्लियोड, मैकार्टी, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने करे, वो एक्सपेरिमेंट्स बैक्टीरिया पे करे थे, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव हैं। लेकिन हर्शे और चेसे ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा कि डीएनए न केवल प्रोकैरियोट्स में बल्कि वायरसेस में भी मुख्य आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब हर्शे और चेसे ने T4 बैक्टीरियोफेज लिया था। T4 फेज या T4 बैक्टीरियोफेज पे अपने प्रयोग करे थे। T4 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यदि देखें तो इसके स्ट्रक्चर में बाहर की ओर एक कैप्सिड होती है। यह जो कैप्सिड है, यह कैप्सिड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इस कैप्सिड में ऊपर की ओर हेड रीजन और नीचे की ओर टेल रीजन होता है। अब इस टेल में कई नुकीले तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि इसके टेल फाइबर्स या स्पाइक्स के नाम से जाने जाते हैं। और इस कैप्सिड के हेड रीजन के अंदर यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। दो ही चीजें इसमें मेन, एक तो बाहर की ओर कैप्सिड पाई जा रही है। कैप्सिड के मेन भाग हेड और टेल है, और टेल में नीचे टेल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और हेड के कैप्सिड के अंदर हेड रीजन में डीएनए पाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, हर्शे और चेसे ने, कि डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट्स के फॉर्म में होती हैं। तो इन फॉस्फेट में इन्होंने क्या करा कि जो फॉस्फोरस थी उसको रेडियो एक्टिव रख दिया। डीएनए में फॉस्फेट्स के रूप में फॉस्फोरस पाई जाती है, और यह फॉस्फोरस को इन्होंने इस डीएनए को फॉस्फोरस 32 से रेडियो लेबल करा। और यहाँ जो कैप्सिड है, कैप्सिड में फॉस्फोरस का अभाव होता है, फॉस्फेट्स नहीं पाए जाते, फॉस्फोरस का अभाव होता है। तो यदि फॉस्फोरस 32 है, रेडियो एक्टिव है, तो डीएनए के रेडियो लेबल होने का पता पड़ जाएगा। इसी प्रकार ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड में फॉस्फोरस नहीं मिलती, कैप्सिड में सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और सल्फर 35S35 रेडियो एक्टिव फॉर्म में कैप्सिड में इंसर्ट करी गई। अब सल्फर का डीएनए में अभाव होता है, इस कारण से सल्फर 35 के द्वारा कैप्सिड रेडियो लेबल्ड है, डीएनए नहीं है। तो इससे कैप्सिड की रेडियो एक्टिविटी से कैप्सिड को का पता लगाया जा सकता है। अब दोनों कैप्सिड को कर दिया सल्फर 35 से, और डीएनए को कर दिया फॉस्फोरस 32 से रेडियो लेबल। अब इन्होंने बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कराया। बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन जब होता है, वायरसेस जब बैक्टीरिया पे फेजेज इन्फेक्शन करते हैं, तो टेल फाइबर्स वाला पार्ट बाहर ही रह जाता है, कैप्सिड वाला पार्ट। और उन्होंने क्या देखा कि और ये जो डीएनए वाला पार्ट है, ये बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो उन्होंने जब इन्फेक्शन करने के कुछ समय बाद ही रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, तो उन्होंने देखा कि फॉस्फोरस वाला पार्ट या रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस थी, यह बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित थी, जबकि रेडियो एक्टिव सल्फर यह बैक्टीरिया के बाहर थी। जब ये वायरस बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करता है, तो यहाँ पे ऐसे जैसे बैक्टीरिया की सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर केवल वो अपना यहाँ से डीएनए इंसर्ट कर देता है। यहाँ चैनल का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली डीएनए इंसर्ट करा। तो यदि डीएनए अंदर आया, तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया के अंदर, मान लीजिए यहाँ डीएनए ही अंदर इंसर्ट करा बैक्टीरिया के, तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगी। लेकिन यदि कैप्सिड अंदर इंसर्ट होती, तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर होती। पर उन्होंने क्या पाया कि थोड़ी ही देर बाद बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाई गई, रेडियो एक्टिव सल्फर बाहरी थी। इसके बाद जो वायरस की प्रोजेनी बनी,
उन प्रोजेनी को भी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए टेस्ट किया और पाया कि जो वायरस से प्रोजेनी बनी बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर वायरस की जो नई संतति तैयार हुई फेज की, वो नई संतति में भी केवल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोजेनी में नहीं था। इससे उन्होंने पता लगाया कि एक संतति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला जो पदार्थ था वो पदार्थ डीएनए है। प्रोटीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहे, अर्थात डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन्स आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। थैंक यू।